नमस्कार दोस्तों। ब्रिटेन के अंदर भारतीय डायनेस्टिक फैमिली जिसे रॉकफेलर ऑफ युगांडा भी कहा जाता है वो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने वाली है। ये अपने आप में एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है क्योंकि जनरली न्यूक्लियर पावर प्लांट कोई और कंट्री के लोगों से नहीं बनवाता क्योंकि ये जनरली स्ट्रेटेजिक सेक्टर होता है। बट अब ब्रिटेन के अंदर भारतीय फैमिली द्वारा एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जाएगा। न केवल एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बल्कि कई सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने का प्रस्ताव यहां पर रखा गया। इवन इस फैमिली के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि हम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट ब्रिटेन के अंदर बनाएंगे तो ब्रिटेन केवल शुरुआत है, उसके बाद दूसरी कंट्रियों के अंदर भी हमारा एक्सपांशन होने वाला है। ऑलरेडी ये फैमिली कई सारी कंपनियों को होल्ड करती है। इवन भारत के अंदर भी कई सारी प्रॉपर्टी इस कंपनी के नाम पे है, इस फैमिली के नाम पे है। तो दोस्तों समझने की बात यह है कि किस तरीके से न्यूक्लियर प्लांट बनाने की आवश्यकता ब्रिटेन को पड़ रही है। वही ये अपने आप में एक और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इसलिए भी है क्योंकि रिसेंटली ब्रिटेन के इलेक्शन संपन्न हुए हैं। अब इन सारी चीजों का आपस में लिंकेज क्या है? ब्रिटेन की ऐसी तो क्या मजबूरी आन पड़ी कि उसको न्यूक्लियर पावर प्लांट एक इंडियन फैमिली से बनवाना पड़ रहा? डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगा। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ाएंगे, जहां पर आप लोगों को जीएस, सीसेट, एसए, एथिक्स, करंट अफेयर्स, इन सारी चीजों की कंप्लीट स्टडी कराई जाएगी। साथ में टेस्ट सीरीज दी जाएगी, वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी, डाउट सॉल्विंग किया जाएगा। इवन एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो टॉपर द्वारा रिकमेंडेड है, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कई सारे टॉपर अनअकैडमी से निकले हुए हैं। अगर आप भी अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना चाहते हो तो बिल्कुल से नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दी हुई है, उसे क्लिक करना, उसे फिल आउट करना। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करने के लिए आप बिल्कुल से हमारे साथ में जुड़ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको यूपी पीसीएस की तैयारी भी करना है तो आप प्रयागराज वाले सेंटर के ऊपर जुड़ सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या। देखो, सबसे पहले इस फैमिली का इतिहास जानने का प्रयास करते हैं। मैं किस फैमिली की बात कर रहा हूं? देखो, यहां पर युगांडा आपको दिखाई दे रहा है। हुआ कुछ ऐसा था कि युगांडा 1894 से 1962 के बीच में ब्रिटेन का प्रोटेक्टरेट स्टेट हुआ करता था। अब जब ये ब्रिटेन का प्रोटेक्टरेट स्टेट हुआ करता था, मतलब इसका रूल पूरी तरीके से ब्रिटेन के अंदर में था, खास रूप से डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स वगैरह। वहीं इंडिया भी उस समय पर ब्रिटेन की कॉलोनी था। ऐसी कंडीशन में कई सारे लोगों की आवश्यकता युगांडा के अंदर पड़ रही थी, प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंदर, रेलवे लाइन को बिछाने के लिए, जिसके कारण से लेबर के रूप में भारतीय लोगों को युगांडा ले जाया गया अंग्रेजों द्वारा। और अंग्रेजों ने जब भारतीय लोगों को युगांडा लेके गए तो वहां पर भारतीय लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट दिया, जिसके बाद भारतीय लोग युगांडा के अंदर टॉप लोगों में से एक हो गए। काफी अमीर लोग उस समय पे हुआ करते थे। फिर ब्रिटेन जो है वो युगांडा को आजाद कर देता है 1962 में। 1962 से 1975 के बीच में लगातार कॉन्फ्लिक्ट वाला जोन चलता है युगांडा के अंदर। 1975 के अंदर आदिल अमीन करके एक लीडर पावर में आता है युगांडा के अंदर, और इनका कहना यह रहता है कि युगांडा के अंदर सारी समस्या का कारण एशियन लोग हैं, क्योंकि एशियन लोग सारा पैसा लेके एक जगह पर बैठे हुए हैं, जिसके कारण से बाकी लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा। ऐसी कंडीशन में 1975 में इन्होंने युगांडा के अंदर से एशियन लोगों को भगा दिया था। इसी कारण से इसे बूचर ऑफ युगांडा भी कहा जाता है। लगभग 80,000 पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और भारतीय लोग, जिन्हें ये एशियन कहा करता था, उन्हें रातों रात युगांडा से भगा दिया जाता है। ये अपने सामान भी ठीक से नहीं ले पाते, अपनी संपत्ति भी वहां से नहीं उठा पाते, और उसके बाद में इन्हें युगांडा छोड़ना पड़ता है। जब ये युगांडा छोड़ के भागते हैं तो लगभग 23,000 लोग उस समय पर ब्रिटेन का पासपोर्ट ले लेते हैं, क्योंकि ब्रिटेन उस समय पर एक अच्छी जगह हुआ करती थी, गुड लिविंग कंडीशन वहां पर देखने को मिलती है, जिसके कारण से 80,000 में से 23,000 लोग युगांडा के भारतीय ब्रिटेन के अंदर जाके रहने लगे थे। कई सारे भारत में भी आए थे, कई सारे दूसरी जगह पे भी गए थे। अब ये जो लोग थे, इनमें से एक फैमिली थी जिसका नाम है मधवानी ग्रुप, जिसे रॉकफेलर ऑफ युगांडा भी कहा जाता है। ये सबसे बड़ा ग्रुप था
इन अमीर भारतीय लोगों के अंदर, जिन्होंने कुछ ने ब्रिटेन के अंदर शरणार्थ ली, कुछ ने भारत के अंदर शरणार्थ ली और उसके बाद में वहां पर अपना बिजनेस वगैरह सेटअप किया। उसके बाद में युगांडा के अंदर जब नई सरकार आई तो उन्होंने वापस से इन एशियन को अलाउ किया और कहा कि आप प्लीज आओ, क्योंकि जब एशियन लोगों ने युगांडा को छोड़ा तो युगांडा की हालत और खराब हो गई। ऐसी कंडीशन में लोगों को लगने लगा कि यार एशियन लोगों से हमारा डेवलपमेंट था, जिसकी वजह से एशियन लोगों को वापस युगांडा बुलाया गया, वापस से अच्छी पोजीशन वगैरह दी गई, उनकी संपत्ति वगैरह भी उनके पास में काफ़ी हद तक वापस आ गई, जिसके बाद में ये काफ़ी नामी ग्रामी लोग युगांडा के अंदर देखने को मिलते हैं जो कि भारतीय मूल के हैं। इवन कई सारे इनके अंदर से ब्रिटेन के अंदर भी हैं, जिसके कारण से इनके पास में काफ़ी सारा पैसा है। इवन भारत के अंदर भी कई सारी ज़मीन जायदाद जो है वो इन्होंने खरीदी हुई है। अब ब्रिटेन के अंदर ये निवेश करना चाहते थे, ऑलरेडी शुगर केन वगैरह के बिजनेस इनके चल रहे थे, पर अब यही मधवानी फैमिली, जिसे रॉकफेलर ऑफ युगांडा कहा जाता है, ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने वाली है ब्रिटेन के अंदर। अभी तक इन्होंने न्यूक्लियर फील्ड के अंदर हालांकि काम नहीं किया, इनके लिए बिल्कुल नई फील्ड है, बट ब्रिटेन की सरकार द्वारा इनको मदद दी जा रही है। जैसे ऑलरेडी इस ग्रुप के अंदर जोड़ लिया गया है पुराने न्यूक्लियर चीफ एडवाइजर ऑफ ब्रिटेन को, जो अब इनको न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर किस तरीके से डेवलप करना है, उन सारी चीज़ों के लिए रिकमेंडेशन इस ग्रुप के अंदर देंगे। इवन इनका कहना ये भी है माधवानी ग्रुप का कि हम पहले न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएंगे ब्रिटेन के अंदर और फिर ब्रिटेन के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के बाद में विश्व की दूसरी कंट्रियों के अंदर बनाएंगे। वहीं ब्रिटेन का कहना यह है कि ब्रिटेन के अंदर जो पॉलिसीज हैं वो थोड़ी सी लिबरल हैं, जिसके कारण से अगर आपने एक बार न्यूक्लियर प्लांट ब्रिटेन में बना लिया तो फिर आप कहीं भी बना पाओगे। वहीं अब बात आती है कि यूनाइटेड किंगडम को ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है कि वो इतना लुभाने का प्रयास कर रहा है कि आओ हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर बनाओ। देखो बात कुछ ऐसी है कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर अभी नई पार्टी आई है, लेबर पार्टी, जिसके कारण से पॉलिसी के अंदर नया चेंज हुआ है। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड किंगडम के अंदर नई एनर्जी सिक्योरिटी क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तरफ तो रशिया यूक्रेन वॉर के कारण ऑयल वगैरह आना बंद हो चुका है यूनाइटेड किंगडम में, कम हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड किंगडम जो अभी तक रिसेशन के अंदर था वो वापस से रिकवर कर रहा है, जिसके कारण से इनको एनर्जी की आवश्यकता लग रही है। पर एनर्जी आए कहां से? रशिया ने तो मना कर दिया, मतलब रशिया से तो उन्होंने लेने से बंद कर दिया, क्योंकि यूरोपियन यूनियन वगैरह और यूनाइटेड किंगडम ने भी सैंक्शन लगाए हुए रशिया पे। ऐसी कंडीशन के अंदर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है न्यूक्लियर प्लांट, न्यूक्लियर एनर्जी। बट न्यूक्लियर एनर्जी फ्रांस के अंदर 70% है, पर यूनाइटेड किंगडम में 16%। मतलब अगर आप यूरोपियन कंट्रियों के अंदर देखोगे तो यूनाइटेड किंगडम के पास में न्यूक्लियर एनर्जी कम है। और आने वाले समय में अगर एनर्जी सिक्योरिटी क्रिएट करना है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है, रशिया पे से डिपेंडेंसी कम करना है, तो इनको न्यूक्लियर प्लांट लगाने पड़ेंगे, जिसके कारण से ये कई सारी प्राइवेट कंपनियों को प्रमोट करना है, क्योंकि ऑलरेडी रिसेशन का समय है, सरकार के पास में इतना बहुत पैसा है नहीं, जिसके कारण से प्राइवेट कंपनियों को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे जी हिताची, रोल्स रॉयल्स और अब माधवानी कंपनियों को ये प्रमोट करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये लोग न्यूक्लियर प्लांट बनाए। अब न्यूक्लियर प्लांट के अंदर भी जो न्यूक्लियर प्लांट बनाया जा रहा है वो है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। ये भी यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 3 प्रकार के शहर होते हैं, आप सब लोग जानते हो। एक होते हैं बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर, एक होते हैं थोड़े से मीडियम शहर, और तीसरे होते हैं ये गांव दूर दराज के इलाके। जो बड़े बड़े शहर या थोड़े से कंजेस्टेड इलाके होते हैं या फिर ज़्यादा पॉपुलेशन वाले स्टेट होते हैं, यहाँ पर बनते कन्वेंशनल रिएक्टर्स। फॉर एग्जांपल आपने काकरापार, कुद्दनकुलम, ये जो न्यूक्लियर प्लांट है जिसमें भारी मात्रा में एनर्जी जनरेट हो रही है, ये होते हैं हमारे कन्वेंशनल रिएक्टर। वहीं दूसरी तरफ छोटे शहरों के अंदर आप इतने बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर से अगर एनर्जी जनरेट करोगे तो उसे सप्लाई किधर करोगे, रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो कई बार क्या होता है, छोटे शहरों के लिए ना अलग से स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर लगा दिए जाते हैं, और बहुत दूर दराज के इलाके होते हैं ना, वहां पे माइक्रो रिएक्टर लगाए जाते हैं। अब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होते ऐसे हैं जिनकी 10 मेगावाट से लेके 300 मेगावाट तक जो एनर्जी जनरेट करते हैं, उन्हें हम लोग स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर कहते हैं। अब ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्यों बनवा रहे हैं, मतलब लार्ज मॉड्यूलर रिएक्टर क्यों नहीं बनवा रहे हैं? देखो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के कई सारे फायदे हैं एज कंपेयर टू कन्वेंशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट। सबसे पहला कॉस्ट, सीधी सी चीज है, छोटा रिएक्टर है, कम कॉस्ट लगती है, और पर यूनिट की कॉस्ट यहां पर हम मेजर कर रहे हैं, पर यूनिट की कॉस्ट जो है वो इस रिएक्टर के अंदर कम लगती है।
वहीं दूसरी तरफ के छोटा रिएक्टर ना जल्दी बन जाता है, साथ में एक काफी पोर्टेबल है, मतलब आपने एक जगह रिएक्टर लगा दिया तो आप उसे उठा के दूसरी जगह भी लगा सकते हो, इवन आप दूसरी जगह बना के फिर इस जगह लाके इंस्टॉल भी कर सकते हो। पर वही अगर कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करूं तो उसको 6 से 12 साल लगते हैं, और एक जगह बन गया मतलब बन गया, फिर आप इसे उठा के इधर उधर पटक नहीं सकते। वहीं तीसरी तरफ सेफ्टी बड़ी है इनमें। जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स होते हैं इनके अंदर फ्यूल बार बार नहीं डालना पड़ता, मतलब कई बार 3 साल में एक बार फ्यूल डालना पड़ता है, इवन 30 साल में एक बार भी फ्यूल डालना पड़ता है। इस तरीके के रिएक्टर भी हमारे पास में अवेलेबल है, बहुत समय के अंदर एक बार फ्यूल डालो और फिर ये एनर्जी जनरेट करता रहेगा। वहीं हमारे जो ट्रेडिशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं इनके अंदर 1 से 2 साल के अंदर हम लोग को फ्यूल चेंज करना पड़ता है, जिसके कारण से न्यूक्लियर पॉल्यूशन या रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन भी होता हुआ दिखाई देता है। वहीं जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं ये कम स्पेस में ज्यादा एनर्जी जनरेट कर पाते हैं, क्योंकि अलग अलग छोटी छोटी जगहों पे ये एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, कम स्पेस ले रहे हैं और ज्यादा एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। वहीं एक ही जगह पे बहुत बड़ा प्लांट बनाया जाता है तो उस प्लांट के लिए फिर दूसरी फैसिलिटी भी जनरेट की जाती है, तो ज्यादा स्पेस लगती है और कम एनर्जी जनरेट होती है। आप क्लियरली देख सकते हो पर एकड़ में 1.2 मेगावाट तक की एनर्जी जनरेट करता है यूनाइटेड स्टेट का मीडियम साइज न्यूक्लियर रिएक्टर। वहीं रॉल्स रॉयल्स का जो एसएमआर रिसेंटली प्रपोज किया गया है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, वो 47 मेगावाट तक की एनर्जी पर एकड़ के अंदर प्रोड्यूस कर सकता है। इतना डिफरेंस हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा है तो नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर जुड़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखैना के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।